एक ऐसा देश जो आकार के मामले में दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है और इसे दर्जा प्राप्त है सबसे बड़े इस्लामिक मुल्क का। इसका साइज वेस्टर्न यूरोप से भी बड़ा है। उज़्बेकिस्तान से तो ये 6 गुना ज्यादा बड़ा है, तो वहीं फ्लोरिडा के मुकाबले इसका साइज 16 गुना ज्यादा है। इस देश का 11% एरिया ऐसा है जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ की मिट्टी दोस्तों काफी फर्टाइल है, तो खूबसूरती के मामले में भी ये देश बेमिसाल है। और तो और इसकी गिनती दुनिया के सबसे खुशहाल और अमीर मुसलमानों देशों में भी होती है। लेकिन दोस्तों इतना सब होने के बावजूद इस देश की टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 2 करोड़ है। देश का 90% से ज्यादा एरिया बिल्कुल वीरान और सुनसान है। हम बात कर रहे हैं कजाकिस्तान देश की। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि इतना बड़ा एरिया होने के बावजूद भी कजाकिस्तान इतना वीरान नजर आता है और सिर्फ 7 लोग ही 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कजाकिस्तान एक यूरेशियन कंट्री है, हालांकि इसे सेंट्रल एशिया का पार्ट माना जाता है। इसका टोटल लैंड एरिया 27,24,900 स्क्वायर किलोमीटर का है और ये दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री मानी जाती है, जो अपने बॉर्डर्स रशिया, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना और कैस्पियन सी से शेयर करता है। कैस्पियन सी से बॉर्डर शेयर करने के बावजूद कजाकिस्तान को लैंडलॉक कंट्री माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कैस्पियन सी भी एक लैंडलॉक सी है। कजाकिस्तान की गिनती दुनिया के सबसे खाली देशों में की जाती है और इसके देखिए कई रीजंस हैं, जिनमें हिस्टोरिकल फैक्टर्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस और इकोनॉमिक फैक्टर्स शामिल है। आइए इन सभी रीजंस के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। वाइल्ड एंड हार्श क्लाइमेट। कजाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर गर्मियों के समय टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है, तो वहीं सर्दियों में टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क जाता है। यहाँ क्लाइमेट में काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलते हैं। रहने के लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट लोगों को नसीब नहीं हो पाता। देश के सेंट्रल एरिया में विशाल कोल्ड डेजर्ट है, तो वहीं नॉर्थ और ईस्ट वाले पार्ट में ड्राई सेमी एरिड क्लाइमेट रहता है और इस एरिया में ही देश की ज्यादातर आबादी रहती है। कजाकिस्तान के टोटल एरिया में से 11% एरिया एरेबल लैंड है, यानी ऐसी जगह जो एग्रीकल्चर के लिए अच्छी मानी जाती है। कुल 2,96,000 स्क्वायर एरेबल लैंड के साथ इस सूची में ये दुनिया में 11वें नंबर पे आता है। लेकिन इन जगहों पर खेती बाड़ी करने के लिए लोग नहीं है। यहाँ पर हर व्यक्ति के पास औसतन 15,456 स्क्वायर मीटर एरेबल लैंड है। इन सब के अलावा फ्रेश वाटर की भी कजाकिस्तान में कोई कमी नहीं है। यहाँ पर कुल 108 मिलियन क्यूबिक मीटर्स के वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। सिर दरिया नदी और बलखश लेक के अलावा ढेरों माइनर रिवर्स यहाँ बहती हैं, जो मीठे पानी के अच्छे स्रोत हैं। लेकिन हार्श क्लाइमेट की वजह से ये देश लोगों को ज्यादा रास नहीं आता। देश के 90% एरिया में ग्लेशियर, पठार, पहाड़ और रेगिस्तान है और ऐसी जगहों पर रहना अपने आप में भी किसी चुनौती से कम थोड़ी ना होता है। इसके अलावा कजाकिस्तान में ढेरों आपदाओं ने तबाही मचाई है, जिसकी वजह से इस देश की आबादी इतनी कम रह गई है। अब इसके लिए हमें कजाकिस्तान की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में भी जानना होगा। हिस्ट्री ऑफ कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के इतिहास की कहानी 15th सेंचुरी से शुरू होती है। साल 1465 में कजाक खानते नाम के एक शख्स ने इस एरिया में अपना अंपायर शुरू किया था और अगले करीब 300 सालों तक इस अंपायर ने कजाकिस्तान को फलने फूलने में मदद की। यहाँ पर नई कॉलोनीज एस्टेब्लिश की और लोगों की आबादी भी यहाँ पर बढ़ने लगी थी। 17th और 18th सेंचुरी में इस देश में रशियंस का सेटलमेंट शुरू हो गया था और रशियंस ने काफी तेजी से अपना वर्चस्व यहाँ पर स्थापित कर लिया। आलम यह हुआ कि 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में कजाकिस्तान रशियन अंपायर के कंट्रोल में आ गया। रूस ने यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशंस चलाने शुरू कर दिए। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए रेल नेटवर्क बनाया गया। साल 1897 में रूस ने पहली बार कजाकिस्तान में सेंसस कराया। इस सेंसस के रिकॉर्ड के मुताबिक उस समय कजाकिस्तान में करीब 4.5 लाख रशियंस रह रहे थे, जो टोटल पॉपुलेशन का 11% था। तो वहीं कजाक एथनिक ग्रुप के लोगों की संख्या 34 लाख के करीब थी, यानी कि 83% आबादी अभी कजाकिस्तान के लोकल लोगों की थी। लेकिन धीरे धीरे कजाक एथनिक ग्रुप के लोगों में तेजी से कमी आने लगी। मेजर पॉपुलेशन डिक्लाइन इन 20th सेंचुरी। कजाकिस्तान में 20th सेंचुरी में बड़े पैमाने पर जनसंख्या में गिरावट देखने को मिली। देश में ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए जिनके कारण लाखों लोगों की जान चली गई थी। साल 1916 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कजाक की मुस्लिम आबादी ईस्टर्न फ्रंट पर लड़ रही थी। इस वॉर में करीब 2,70,000 लोग की मौत हो गई थी। कई बीमारियां देश में फैलने लगी थी और एक बड़ी आबादी ने देश छोड़कर चीन की ओर पलायन कर लिया। इसी बीच रूस में एक सिविल वॉर की शुरुआत भी हो गई थी। साल 1917 से 1922 के बीच कजाकिस्तान में भयंकर अकाल पड़ा, जिस वजह से देश की 7.5 लाख आबादी खत्म हो गई थी, यानी इस बीच करीब 15% आबादी की मौत हो गई थी। 1926 में कजाक एथनिक पीपल्स की आबादी सिर्फ 58% रह गई थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, तो वहीं रशियंस की पॉपुलेशन 21% तक पहुंच गई थी। रूस ने अपने शासनकाल में कजाकिस्तान की पॉलिसी में काफी बदलाव किए। कलेक्टिव फार्मिंग के नियम रूस ने लागू कर दिए। इसकी वजह से देश की बड़ी आबादी खेती बाड़ी करने पर मजबूर हो गई। उनका पशुपालन और डेयरी का काम ठप पड़ने लगा। कजाकिस्तान में जितना भी उत्पादन हो रहा था उसका 1/3 हिस्सा रूस के मॉस्को शहर जैसे बड़े अर्बन एरियाज में सप्लाई हो रहा था। साल 1930 से 1933 के बीच करीब 23 लाख लोगों की मौत हो गई थी। इस वजह से 42% कजाक पॉपुलेशन में कमी देखने को मिली। करीब 1 मिलियन लोग चाइना, मंगोलिया, अफगानिस्तान, ईरान और टर्की जैसे देशों में
पलायन कर गए। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी कजाकिस्तान वॉर में शामिल हुआ। 1941 से 1945 के बीच सिर्फ 4 सालों में देश के 6.5 लाख लोगों की मौत हो गई थी। इस देश की पॉपुलेशन में 10% की गिरावट देखने को मिली। 1959 में कजाक पीपल्स की आबादी अपने ही देश में घटकर सिर्फ 30% रह गई थी। वहीं 42% के साथ रूस अब इस देश में मेजॉरिटी हासिल कर चुका था। देश की आबादी में 8% यूक्रेनियन और 7% जर्मन्स भी शामिल थे। रूस ने कजाकिस्तान के स्लोवेनिया रीजन को न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए यूज किया। 1950 से 1990 के बीच यहाँ पर 456 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग की गई थी। इतिहास में किसी भी एक एरिया में परमाणु बम टेस्ट करने में ये एरिया सबसे ऊपर आता है। 1990 में कोल्ड वॉर की समाप्ति के साथ ही सोवियत संघ अलग अलग टुकड़ों में विभाजित होना शुरू हो गया था। इसी के साथ दूसरे देशों के लोगों ने वापस अपने अपने देशों का रुख कर लिया। बड़ी संख्या में रशियन, यूक्रेनियन और जर्मन लोग वापस अपने देश चले गए। सोवियत संघ के कोलैप्स होने के बाद कजाक एथनिक पीपल्स को अपने देश में मेजॉरिटी का दर्जा मिल पाया, लेकिन इसी के साथ देश की इकोनॉमी में गिरावट आनी शुरू हो गई। माइग्रेशन की वजह से फर्टिलिटी रेट में भी कमी आई। 1990 के दशक में फर्टिलिटी रेट 2.8 से गिरकर 1.8 रह गया था। एक सेंचुरी में बैक टू बैक इतनी सारी घटनाओं और आपदाओं की वजह से कजाकिस्तान में ना तो डेवलपमेंट हो पाया और ना ही यहाँ पर स्टेबिलिटी देखने को मिली, और इसी वजह से देश की पॉपुलेशन को कभी एक बूम ही नहीं मिल पाया। इकोनॉमी कोलैप्स ड्यू टू एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। कजाकिस्तान वैसे तो एक लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन इस देश में पानी के स्रोत की कोई कमी नहीं थी। देश में कई नदियां बहती थीं, कई लेक्स भी इस देश में हुआ करती थी। एरल सी नाम की एक सॉल्ट वाटर लेक भी कजाकिस्तान में मौजूद थी। इसका पानी भले ही खारा था, लेकिन ये लोकल लोगों के लाइवलीहुड का एक हिस्सा थी। 1960 के बाद अचानक से इस लेक का पानी तेजी से सूखने लगा। कुछ दशक में ही लेक 90% तक सूख गई। क्योंकि ये खारे पानी की लेक थी, तो पानी के एवापोरेट होने से बाकी पानी में सॉल्ट्स की मात्रा बढ़ गई। आम खारे पानी के मुकाबले इस लेक का पानी 3 गुना ज्यादा खारा हो गया। इस खारेपन की वजह से इसकी मरीन लाइफ बर्बाद हो गई। देश की बड़ी आबादी इस लेक में मछली पकड़ने का काम करती थी। साल 1960 में 43,000 टन मछली का व्यापार कजाकिस्तान कर रहा था, जो 1980 तक घटकर ना के बराबर रह गया था। फिशिंग इंडस्ट्री पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इतना ही नहीं, देश के ग्राउंड वाटर लेवल में कमी आने लगी, जिसका असर खेती बाड़ी और वेजिटेशन पर देखने को मिला। सॉइल इरोजन के कारण उपजाऊ मिट्टी बह गई। मिट्टी की गुणवत्ता और फर्टिलिटी में भी गिरावट आने लगी। साथ ही देश में कई तरह की बीमारियां फैलने लगी थीं। कजाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का असर देखने को मिल रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में ही टियान शान और पामेर माउंटेन्स के सभी ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। इन ग्लेशियर्स के पिघलने की स्पीड काफी बढ़ गई है। अगर ग्लेशियर्स पिघल गए तो देश की नदियों के पानी, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। इससे यहाँ की नदियां भी सूखनी शुरू हो जाएंगी। हाउ कजाकिस्तान सर्वाइविंग टुडे। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी कजाकिस्तान आज एक खुशहाल देश माना जाता है। देश में भले 70% आबादी मुसलमान समुदाय की है, लेकिन फिर भी एक धर्म निरपेक्ष देश है, जहाँ सभी धर्मों का बहुत सम्मान किया जाता है। इस देश में महिलाओं को सभी तरह की आजादी है। कजाकिस्तान एक युवा आबादी वाला देश है। यहाँ की 40% आबादी की उम्र 25 साल से कम है। यानी इस देश में वो पोटेंशियल है कि आने वाले कुछ दशकों में कुछ बड़ा करके दिखा सकता है। फिलहाल तो कजाकिस्तान की जीडीपी यहाँ के ऑयल सेक्टर और नेचुरल रिसोर्सेज पर ही आधारित है। तेल उत्पादन के मामले में ये दुनिया में 12वें नंबर पर आता है और ये दुनिया का 11th लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है। हर साल करीब $40 बिलियन का तेल ये एक्सपोर्ट कर रहा है। इसी से कजाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है। खासतौर पर रूस और चीन को ये सबसे ज्यादा ऑयल की सप्लाई कर रहा है। कजाकिस्तान यूरेनियम प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में पहले नंबर पे आता है और भी अन्य कई तरह के नेचुरल मिनरल्स का भंडार इस देश में है। यही वजह है कि आज के समय में इस देश की जीडीपी $265 बिलियन से ज्यादा पहुंच गई है। देश की पर कैपिटा इनकम भी $13,000 के आसपास है, जो इसे सेंट्रल एशिया के वेल्थिएस्ट नेशंस की सूची में लाकर खड़ा कर देती है। अपर मिडिल क्लास इनकम की वजह से ही देश के लोग एक अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं। कजाकिस्तान की पॉपुलेशन साल 2024 में पहली बार 20 मिलियन से ज्यादा पहुंची है। अगर 20वीं सदी में इस देश ने इतना कुछ ना झेला होता और देश का क्लाइमेट सूटेबल होता, तो शायद आज इसकी आबादी 70-80 मिलियन या फिर 100 मिलियन तक होती, क्योंकि इस देश में लैंड एरिया की कोई कमी नहीं है। देश के फर्टिलिटी रेट में भी सुधार करने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, यहाँ की डेंसिटी में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साल 2002 में कजाकिस्तान में 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 5.4 लोग रहते थे, तो वहीं आज यानी 2024 में ये नंबर बढ़कर 7.4 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर तक पहुँच गया है। कहा जा रहा है कि साल 2050 तक देश की पॉपुलेशन 24 मिलियन तक पहुँच जाएगी। भले ही कजाकिस्तान को सोवियत संघ से 1990 में ही आजादी मिल गई थी, लेकिन इस देश में आज भी रशियन इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाता है। रूस इस देश के कई रीजन में डोमिनेट कर रहा है और उन्हें अपने देश में शामिल करने की प्लानिंग कर रहा है। कजाकिस्तान के बीच में एक ऐसा भी एरिया है जिसे रूस ने रेंट पर लिया हुआ है। रूस के पास लैंड की देखिए कोई कमी नहीं है, फिर भी कजाकिस्तान के एक एरिया को रूस ने रेंट पर लिया हुआ है। बाइकोनर कॉस्मोड्रोम नाम की जगह को रेंट पर लेने की वजह ये है कि ये एरिया इक्वेटर के नजदीक है और यहीं से रूस अपने ज्यादातर सैटेलाइट्स लॉन्च करता है। इसके लिए हर साल रूस कजाकिस्तान को $115 मिलियन का रेंट भी पे करता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर कजाकिस्तान इतना खाली और सुनसान
क्यों है। धीरे धीरे ये देश ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। अगर देश की युवा आबादी के अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून पैदा हुआ है तो यकीनन ये देश बहुत जल्द ही सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।